हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक दिवाकर जीके हब सीजीपीएससी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम एक संविधान के बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक को देखने वाले हैं, दल बदल कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ। आज के समय में ये बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है कि एक पार्टी दूसरे पार्टी को छोड़कर, एक या बोल सकते हैं कि एक पार्टी के सदस्य दूसरे अपनी पार्टी को छोड़कर दूसरे पार्टी को ज्वाइन करते हैं। जैसे कि आज आप वर्तमान में देख रहे होंगे कि लगभग कई राज्यों में कांग्रेस के जो एमएलएज हैं, जो कांग्रेस के जो विधायक हैं, वो अपनी पार्टी अर्थात कांग्रेस की पार्टी अपनी पार्टी को छोड़कर वो बीजेपी में शामिल हो जा रहे हैं। तो ये कैसे होता है, क्या होता है, इसके पीछे का क्या एक नियम है, क्या शर्तें हैं, ये सभी चीज़ों को आज हम देखेंगे कि एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जाने पर क्या उनकी योग्यता या बोल सकते हैं क्या वो निर्भर हो जाते हैं, अयोग्य हो जाते हैं। इन सभी चीज़ों को आज हम डिटेल में देखने वाले हैं। और उससे पहले और दल बदल को देखने से पहले ये भी जानना जरूरी है कि जो दल बदल कानून लाया गया था उसको लाने में क्या क्या उसके पीछे का इतिहास रहा है, राजीव गांधी जी के द्वारा ये क्यों लाया गया और उनको क्या डर था, ये सभी चीज़ों को आज हम डिटेल में देखने वाले हैं। तो देखिए, मैं बात कर रहा हूँ आज लोकसभा और राज्यसभा अर्थात संसद और उसके अलावा राज्य में आने वाले विधानसभा और विधान परिषद अर्थात विधानमंडल की बात कर रहा हूं मैं। तो याद रखिए, आज जो हम पढ़ने वाले हैं दल बदल कानून, वो राज्य से भी रिलेटेड है अर्थात राज्य की विधानमंडल से भी रिलेटेड है और हमारे संसद से भी रिलेटेड है। जितने भी चीजें हम पढ़ रहे हैं ना केंद्र में अलग है और राज्य में अलग है, ऐसा नहीं है। केंद्र और राज्य के लिए सेम नियम और कानून लागू है। ठीक, तो देखिए, अगर आप बात करते हैं किसी भी विधायक की या किसी भी सांसद की, तो उसके लिए उसकी अयोग्यता अर्थात वो सांसद होगा या नहीं होगा, या वो विधायक होगा या नहीं होगा, इसको मैं बोल सकते हैं इसको डिसाइड करने के दो पैमाने हैं। अगर आप बोलेंगे किसी भी एमएलए या एमपी अर्थात ये आप बोल सकते हैं विधायक है और ये क्या है, सांसद है, तो इसकी निर्भरता या इसी को आप बोलते हैं अयोग्यता। तो एमएलए या बोल सकते हैं सांसद, विधायक और सांसद, इनकी अयोग्यता का निर्धारण दो प्रकार से किया जाता है। पहला होता है दल बदल कानून के द्वारा। पहला क्या होगा, दल बदल कानून, जिसको आज हम डिटेल में देखने वाले हैं। मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, याद रखिए, यही से पहला क्वेश्चन बनेगा। दल बदल कानून के तहत पहले बात किसी भी सांसद या विधायक के सदस्यता को रद्द कर दिया जाता है और दल बदल कानून के तहत किसी भी सांसद या विधायक की अयोग्यता का निर्धारण कौन करता है, पीठासीन अधिकारी। कौन करता है, पीठासीन अधिकारी अर्थात वहां की अध्यक्षता करने वाला। वहां की अध्यक्षता करने वाला कहने का मतलब, अगर आप बात करते हो लोकसभा की, तो लोकसभा में क्या करेगा, लोकसभा का स्पीकर। कैसे करेगा, क्या करेंगे, सभी चीजें अपन देखेंगे। राज्यसभा में कौन करेगा, राज्यसभा का सभापति। सेम वैसे ही अगर आप देखेंगे विधानसभा में, तो विधानसभा में कौन करेगा, वहां का स्पीकर। और अगर आप देखेंगे विधानसभा में और विधान परिषद में कौन करेगा, विधान परिषद में करेगा, याद रखिएगा, सेम ऐसी सभापति। जैसे राज्य में विधानसभा है वैसे ही केंद्र में लोकसभा है, उसी की लोकसभा के जैसे ही हमारे राज्य में विधानसभा है, तो वहां स्पीकर बैठते हैं जिसको आप बोलते हैं पीठासीन अधिकारी, और विधान परिषद और राज्यसभा में सभापति बैठते हैं जिसको आप क्या बोलते हैं, पीठासीन अधिकारी। तो इनकी योग्यता का निर्धारण कौन करेगा, दल बदल के अंतर्गत इनकी योग्यता अयोग्यता का निर्धारण कौन करेगा, स्पीकर और सभापति। ठीक, जिसको आप पीठासीन अधिकारी बोलते हैं। अन्य मामलों में अगर आप देखेंगे, ये तो हो गया दल बदल कानून के तहत। अन्य मामलों में कौन करेगा, अन्य मामलों में इसका मतलब ये है कि मान लीजिए कि चुनाव में धांधली अगर पकड़ाया गया, मान लीजिए एक ऐसा व्यक्ति जो चुनाव लड़ा है और चुनाव में धांधली पाया गया अर्थात इलीगल तरीके से, अवैध तरीके से वहां पर चुनाव कराया गया, तो इस स्थिति में राज्य के चुनाव में अर्थात मैं बोल सकता हूं कि राज्य के चुनाव में, राज्य कहने का मतलब राज्य की विधानसभा व राज्य की विधान परिषद। एक तो ये किसकी बात कर रहा हूं मैं, राज्य की बात कर रहा हूं। और अगर आप बोलते हैं केंद्र में, तो केंद्र में क्या क्या जाएगा, केंद्र में आ जाएगा आपका लोकसभा व राज्यसभा, लोकसभा व राज्यसभा। ठीक, तो याद रखना, अन्य मामलों में वही बताया, जैसे अयोग्यता चुनाव में जैसे धांधली पाया गया अवैध तरीके से,
तो इसके लिए अगर विधानसभा और विधान परिषद का चुनाव हुआ है, अर्थात ये सभी के सभी क्या कहलाते हैं, विधायक कहलाते हैं, तो इसके लिए अयोग्यता का निर्धारण की वहां पर हाँ भाई अवैध तरीके से चुनाव हुआ है, इसका निर्धारण करता है, याद रखिएगा, राज्यपाल। कौन करेगा? राज्यपाल करेगा, क्योंकि वो राज्य की बात है। अगर केंद्र की बात करेंगे तो कौन करता है केंद्र में? याद रखिएगा, राष्ट्रपति करेंगे अयोग्यता का निर्धारण। क्लियर है? राज्य में कौन करेंगे? राज्यपाल। केंद्र में कौन करेंगे? केंद्र में किया जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। और ये किसके परामर्श से करते हैं? अगर क्वेश्चन आया किसके परामर्श से करते हैं, तो याद रखना है राज्य में भी अर्थात विधानसभा का भी चुनाव किसके द्वारा होता है? केंद्रीय निर्वाचन आयोग के द्वारा। और लोकसभा का भी चुनाव या राज्यसभा के चुनाव किसके द्वारा होता है? केंद्रीय निर्वाचन आयोग के द्वारा। तो चुनाव कौन करा रहा था इन दोनों का? केंद्रीय निर्वाचन आयोग। तो राष्ट्रपति और राज्यपाल जब अयोग्यता का निर्धारण कर देंगे, निर्वाचन संबंधी अयोग्यता का निर्धारण, तो किसके सलाह से करेंगे? वो करेंगे केंद्रीय निर्वाचन आयोग की सलाह पर। केंद्रीय निर्वाचन आयोग की सलाह पर। इस चीज को आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इसको लगा लीजिए, यहां से कंफ्यूजन जरूर होना है। कैसे? देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, अयोग्यता का निर्धारण दो प्रकार से होगा। पहली बात दल बदल के द्वारा। कैसे? अभी हम इसको समझेंगे अच्छे से। सेकंड आप समझिए अन्य मामलों में कैसे होगा। तो केवल आपको इतना याद रखना है, अन्य मामलों में योग्यता या अयोग्यता का निर्धारण कौन करेगा? केवल और केवल राज्यपाल और राष्ट्रपति। केंद्र के लिए राष्ट्रपति और राज्य के लिए राज्यपाल। किसकी सलाह पर? केंद्रीय निर्वाचन आयोग की सलाह पर। ठीक। और केवल अगर दल बदल से मामले रहा, दल बदल का मामला रहा, तो इस स्थिति में या इस संबंध में अयोग्यता का निर्धारण केवल और केवल पीठासीन अधिकारी ही करेंगे। और कहाँ के? अगर विधानसभा है तो विधानसभा के, लोकसभा है तो लोकसभा के, विधान परिषद है, राज्यसभा है तो वहां के पीठासीन अधिकारी ही करेंगे। उम्मीद कर रहा हूं समझ आ रहा है। तो आज का हम टॉपिक शुरू करने वाले हैं दल बदल कानून। अब देखते हैं दल बदल कानून। तो दल बदल कानून लागने से पहले आपको इसके इतिहास को भी जानना पड़ेगा। एक दंगा आपको पता होगा जो 1984 में हुआ था। 31 अक्टूबर 1984 को भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की इस दिन हत्या कर दी गई। 31 अक्टूबर 1984 को क्यों किया गया, क्या किया गया, इसके लिए अलग से बना देंगे एक वीडियो। अभी आप केवल इतना याद रखिए, 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी जी की हत्या कर दी गई। और जैसे ही उनकी हत्या की गई तो याद रखिएगा 1 घंटे के अंदर, 1 घंटे के भीतर ही उनके पुत्र, जिसका नाम क्या है? राजीव गांधी, राजीव गांधी को क्या बना दिया गया? प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। कितने? 1 घंटे के अंदर। कोई चुनाव नहीं हुआ था उस समय। क्यों? क्योंकि उस समय के, जिस समय इंदिरा गांधी जी थी, उस समय के जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे उनका नाम था ज्ञानी जैल सिंह, जो कि इनके खास व्यक्तियों में से एक थे। गांधी परिवार के खास व्यक्तियों में से एक थे ज्ञानी जैल सिंह। तो जैसे ही इंदिरा गांधी जी की मृत्यु होती है, 1 घंटे के अंदर ज्ञानी जैल सिंह अर्थात राष्ट्रपति के द्वारा उनके पुत्र राजीव गांधी को क्या बना दिया जा रहा है? पीएम बना दिया गया। जिनको राजनीति के बारे में 0% भी नॉलेज नहीं थी, अर्थात राजीव गांधी जी को राजनीति के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं था, कुछ भी ज्ञान नहीं था। अब यहाँ पर जैसे ही राजीव गांधी को, याद रखिएगा, अभी निर्वाचित क्या बना दिया गया था, सॉरी उस प्रकार से मनोनीत क्या बना दिया गया था? प्रधानमंत्री बना दिया गया था। ये इलेक्टेड नहीं थे। अब इसके बाद चुनाव होना था। इसके बाद क्या होना था? चुनाव होना था, क्योंकि अभी तो इनको एक कार्यवाहक के रूप में बनाया गया था राजीव गांधी जी को, इलेक्टेड तो पीएम थे नहीं। तो इसके लिए फिर से चुनाव कराया गया। लेकिन उस समय इंदिरा गांधी जी की हत्या के कारण इनको अभी तक का सबसे ज्यादा वोट मिला था, 411 वोट इनको मिला था। राजीव गांधी 411 वोट से जीते थे, जो अभी तक का सबसे रिकॉर्ड है। और उसके अलावा 3 इनके साथ एक्स्ट्रा जुड़ गए थे निर्दलीय, जिसमें से तो टोटल देखेंगे तो 414 सीट इनको मिला था, किनको? राजीव गांधी जी को, जो कि अभी तक का रिकॉर्ड सीट है। तो यहाँ पर राजीव गांधी जी को कितना सीट मिल गया? अर्थात कांग्रेस को मिल गया 414 सीट। अब यहाँ पर राजीव गांधी जी को एक समस्या बोल सकते हैं, एक बात खटकने लगी कि क्योंकि वो राजनीति से काफी दूर थे और इतने सीनियर लीडर जो है उनको प्रधानमंत्री ना बनाकर इंदिरा गांधी जी के पुत्र राजीव गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाया गया।
और इलेक्शन हुआ, चुनाव के बाद वो जीत भी गए। लेकिन उनको एक चीज खटक रही थी कि इतने सीनियर लीडर्स को छोड़कर मेरे को बनाया गया, तो कोई भी सीनियर लीडर छोड़कर हमारे कांग्रेस को छोड़कर दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर सकता है। और उस समय ये नियम था कि कोई भी, चाहे एक सदस्य भी कांग्रेस को छोड़कर, अगर एक विधायक या एक सांसद भी अगर कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो जाए, या कोई भी एक पार्टी को छोड़कर दूसरे पार्टी में शामिल हो जाए, तो उसकी सदस्यता रद्द नहीं होती थी। तो वहां पर उस समय इतने बड़े बड़े नेता थे कांग्रेस के कि वो अपने तो जाते जाते अपने साथ साथ अपने कई सारे जत्थे बोल सकते हैं, कई सारे लोगों को, कांग्रेस के कई सारे सांसदों को भी लेकर चले जाते। तो उनको ये डर था, किनको, राजीव गांधी जी को। तो इसी डर को दूर करने के लिए ही वो क्या लाए, 52वां संविधान संशोधन। 52वां संविधान संशोधन 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985। 52वां संविधान संशोधन लाया गया 1985 को, अर्थात 84 में उनकी मृत्यु होती है इंदिरा गांधी जी की। उसके बाद चुनाव होता है, चुनाव में ये जीत जाते हैं। और 85 ये डर की वजह से, याद रखिएगा, ये इसके पीछे का केवल और रीजन था उनका डर कि कोई भी व्यक्ति इसको छोड़कर, उनकी कांग्रेस पार्टी को, इनको छोड़कर किसी दूसरे दल में या किसी दूसरे पार्टी में मिल ना जाए। तो इसीलिए 52वां संविधान संशोधन 1985 लाया गया और इसके तहत 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई और यही 10वीं अनुसूची क्या बोलता है, एंटी डिफेक्चुअल लॉ, दल बदल कानून। और इस जैसे ही इसको जोड़ा गया, जोड़ने के बाद इसमें एक प्रावधान ये कर दिया गया कि जैसे कि मैं अभी आपको बता रहा हूँ, एग्जाम्पल के लिए आप समझिएगा कि एग्जाम्पल बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए 30 सदस्य है टोटल। तो 1985 से पहले जब 52वां संविधान संशोधन आया, उससे पहले क्या होता था कि अगर 30 में से कोई एक सदस्य भी, अगर मान लीजिए सांसद है, एक सदस्य भी अगर कांग्रेस से बीजेपी में जा रहा है या बीजेपी से कांग्रेस में किसी अन्य दल में जा रहा है, किसी भी पार्टी में, तो वो जा सकता था, उसकी सदस्यता पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन ये बात समस्या थी, क्योंकि ऐसे में तो कोई भी पार्टी किसी भी सदस्य को पैसे के लालच से, आजकल ये लोकतंत्र नहीं रहा, आजकल ये नोट तंत्र हो चुका है, जहां पर नोट वहां पर शासन। ठीक है, तो इसीलिए नोट तंत्र की राजनीति को समाप्त करने के लिए और लोकतंत्र की राजनीति को लाने के लिए ही 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। और इसमें यह कहा गया कि कुल सदस्य संख्या का 1/3 सदस्य, याद रखिएगा, कम से कम 1/3 सदस्य अगर किसी अपनी पार्टी को छोड़कर किसी दूसरी पार्टी में जाते हैं या कोई नई पार्टी बनाते हैं, तो उनकी सदस्यता पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन वो कितना होना चाहिए, कम से कम 1/3 होना चाहिए। जैसे अभी 1985 से पहले कोई भी एक सांसद जाकर या एक विधायक जाकर क्या कर लेगा, किसी नई पार्टी को ज्वाइन कर लेगा या नई सरकार, जो भी नई पार्टी बना लेगा। ठीक है, 1985 से पहले था, उनके सदस्यता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन 1985 के बाद ये बोला गया कि कुल कितने, मान लीजिए कांग्रेस के 30 सदस्य हैं, मान लो लोकसभा में, तो 30 में से अगर कम से कम 1/3, तो कितना होगा, तो कम से कम 10 सदस्य अगर हैं, तब ये 10 सदस्य तो किसी अन्य पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं, तब तो ठीक है, तब तो वो ठीक है। या याद रखिए मैं क्या बोल रही हूँ, ये 10 सदस्य क्या कर सकते हैं, या तो किसी पार्टी को क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे बीजेपी को, या अन्य नई पार्टी बना सकते हैं, तो कम से कम कितना होना चाहिए, 1/3 होगा, तभी ये चीज हो सकता है। और अगर 1/3 से अगर कम रहा तो, अर्थात मान लीजिए 30 में से अगर 9, 1/3 कितना हो रहा है, 10 हो रहा है, तो 1/3 से कम, मान लीजिए 9 सदस्य अगर कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में जाना चाहते हैं तो चले जाएंगे, लेकिन उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। अर्थात अब वो, अगर मैं बात करूं सांसद की, तो अब वो सांसद नहीं रहेंगे, तो फिर से चुनाव होगा ये 9 सीट के लिए। और अगर वो विधायक है
तो विधायक की भी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी इनकी, अगर 1/3 से कम लोग गए हैं तो, या 1/3 से कम लोग अगर नई पार्टी बनाए हैं तो। आ रहा समझ में? तो अगर मान लीजिए कम से कम 10 सदस्य हो तो वो नई पार्टी भी बना सकते हैं, कांग्रेस से अलग होकर कोई और नई पार्टी बना लीजिए, लेकिन कम से कम 1/3 सदस्य होना जरूरी है, या किसी अन्य पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। तो राजीव गांधी जी का दिमाग क्या, वहां पर क्या किया कि 414 सीट था वहां पर 1985 में, जो कि अभी तक का रिकॉर्ड था। तो इनको ये डर था कि एक एक दो दो करते करते तो कितनों भी चले जाएंगे, तो ऐसे में तो मेरा सीट कम हो जाएगा। तो इन्होंने क्या किया कि कम से कम 1/3 सदस्य ही जाएंगे तभी तो ठीक है। तो 414 का 1/3 कितना होता है, लगभग कितना होगा, 138 सीट। तो कम से कम 414 में 138 लोग तो अगर कांग्रेस को छोड़कर किसी दूसरे पार्टी में जाएंगे तब जा सकते हैं, या किसी नई पार्टी बनाएंगे तो बना सकते हैं। अगर 138 लोग जाएंगे तब इनकी सदस्यता रद्द नहीं होगी, और अगर 138 से कम हो गया अर्थात 1/3 से कम हो गया 414 में, तब इनकी सदस्यता रद्द होगी, अर्थात ये अब सांसद नहीं रहेंगे। तो 138 से कम अगर मान लीजिए 137 चले जाते, तो 137 के जितने भी सांसद का पद है वो क्या हो जाता, समाप्त हो जाता, और फिर से क्या होता, वहां पर चुनाव होगा उसी जगह पर, उसी स्थान पर। तो ऐसा तो कोई नहीं चाहेगा भाई। आप उस व्यक्ति को खरीद रहे हो तो अपनी सदस्यता को छोड़कर वो थोड़ी ना किसी दूसरे पार्टी को ज्वाइन कर लेगा, समझ रहे हैं? तो राजीव गांधी जी को ये लगा कि ये 1/3 बहुत है, 414 में 138 लोग जाएंगे ही नहीं, और उनका ये कहना सच भी हुआ, और ये सरकार अच्छी खासी 5 साल तक ये चलती रही। क्लियर है? अब देखिए, इस दल बदल के तहत निर्भरता या बोल सकते हैं अयोग्यता, अयोग्यता के कितने तरीके हैं, अर्थात किसी भी इंसान को या किसी भी विधायक को, सदस्य की बात करो, इंसान मतलब सदस्य, अगर वो विधानमंडल में है तो विधायक होगा, अगर वो संसद में है तो सांसद होगा। तो उसको अयोग्य करने के कितने तरीके हैं, अच्छे से समझिएगा। अयोग्य करने के कितने तरीके हो सकते हैं। पहला, यदि वह स्वेच्छा से किसी ऐसे राजनीतिक दल को लेता है और उसके पद समाप्त हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि पहला मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर कोई एक व्यक्ति स्वेच्छा से किसी राजनीतिक, बोल सकते हैं राजनीतिक पार्टी की सदस्यता लेता हो, नहीं समझोगे, समझिएगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति भाजपा का है और अकेला या 1/3 से अगर कम है, या इसको आप यह बोल सकते हैं 1/3 से कम का सदस्य अगर वो जाए तो उसकी सदस्यता क्या हो जाएगी, रद्द हो जाएगी। मैं 1/3 वाले की बात कर रहा हूँ, तो उसकी सदस्यता क्या हो जाएगी, रद्द हो जाएगी। दूसरा अगर आप देखेंगे तो दूसरा है कि अगर वो पार्टी से, जैसे बोलते हैं, आप बार बार सुनते होंगे व्हिप जारी करना। व्हिप जारी किया जाता है, जैसे मान लीजिए कि कल लोकसभा में वोटिंग है किसी मामले में, किसी मुद्दे में, मान लीजिए ट्रिपल तलाक में कुछ ट्रिपल तलाक के एग्जाम्पल लेते हैं, उसमें वोटिंग है मान लीजिए लोकसभा में, तो उसके लिए बीजेपी और कांग्रेस या अपनी अपनी पार्टी क्या करती है, व्हिप जारी करती है। और व्हिप जारी करने का मतलब ये होता है कि उस पार्टी के जो सांसद है वो, या विधायक बोल सकते हैं, उस पार्टी के जो सदस्य हैं या सांसद है, वो लोकसभा में या राज्यसभा में अपनी पार्टी के अपोजिट में अपने पार्टी के विरुद्ध वो वोट नहीं दे सकते। अगर वो व्हिप जारी होने के बावजूद भी अगर अपनी पार्टी के, जो भी उनके पार्टी के द्वारा बोला गया है कि आपको इसके लिए मतदान ये पक्ष में करना है, विपक्ष में करना है, अगर अपनी पार्टी के विरोध में अगर वो वोट दे देते हैं तो उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तीसरा क्या है, मान लीजिए व्हिप जारी करना है, ये तो हो गया कि हाँ भाई आप उसके पक्ष में वोट, मतलब बोल सकते हैं कि आप हमारी, मान लीजिए बीजेपी के हैं या कांग्रेस के हैं, तो बीजेपी के द्वारा लाया गया कि आपको हमारे ही पक्ष में वोट देना है, जितने भी बीजेपी के सांसद थे वो। और मान लीजिए कोई सांसद अपने ही सरकार के खिलाफ वोट दे दे तो व्हिप के अनुसार उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर वोटिंग के दिन कोई सांसद, अगर केंद्र की बात करते हैं संसद में, तो सांसद ही अनुपस्थित रहे,
या अगर राज्य की बात करते हैं तो कोई विधायक ही अनुपस्थित रहे, उस स्थिति में क्या होगा। तो अगर वोटिंग के दौरान, वोटिंग के दिन कोई सदस्य अनुपस्थित रहे, कोई सदस्य अगर अनुपस्थित रहे तो उस स्थिति में क्या होगा, इसको लिख लीजिएगा पूरा अच्छे से। अनुपस्थित रहे उस स्थिति में क्या होगा, उस स्थिति में 15 दिन के अंदर उसको कारण बताओ नोटिस दिया जाएगा। 15 दिन के भीतर उनको कारण बताओ, अर्थात वो रीजन देंगे कि वो जिस दिन वोटिंग था उस दिन आप क्यों अनुपस्थित हुए, उसके लिए उनको 15 दिन का क्या दिया जाएगा, 15 दिन के अंदर जवाब मांगा जाएगा। और इसके लिए वो जो व्यक्ति है जो अनुपस्थित हुए हैं वो अपनी पार्टी के अध्यक्ष से, याद रखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, मान लीजिए अगर केंद्र में अगर कोई सांसद है, बीजेपी का सांसद है और जिस दिन वोटिंग होना है उस दिन वो अनुपस्थित रहेगा, तो बीजेपी के अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो जेपी नड्डा, तो उनसे क्या करेगा, पार्टी के अध्यक्ष से क्षमा मांगेगा वो पार्टी के अध्यक्ष से। कितने दिन के भीतर, 15 दिन के भीतर। और 15 दिन के भीतर ही उनसे भी पूछा जाएगा, ठीक है आप क्षमा मांग रहे हो, इसके पीछे का कारण बताओ कि आप अनुपस्थित क्यों रहे। और अगर उनको जो अध्यक्ष है उनको अगर जो भी रीजन है जिसकी वजह से अनुपस्थित हुए अगर वैलिड लगा तब तो ठीक है, वैलिड लगा कि हाँ भाई इस स्थिति में उन्होंने क्या किया, अनुपस्थित रहे, तब तो ठीक है। अदरवाइज अध्यक्ष की स्वविवेक शक्ति है कि उस सदस्य की सदस्यता को रद्द कर दे अगर वो अनुपस्थित रहे तो, और क्षमा मांगे और रीजन बताए। और अगर रीजन उन अध्यक्ष को अच्छा ना लगे या वैलिड ना लगे तो उसकी सदस्यता को रद्द कर दी जाएगी। समझ रहे हो। तो वोटिंग के दो, अगर व्हिप जारी किया गया और उस दिन अगर आप सरकार के जो भी व्हिप जारी किया गया है और अपनी पार्टी के विपक्ष में वोट दे देते हैं तो उसके व्हिप जारी करने के अनुसार उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। इसी को व्हिप जारी करना बोलते हैं, व्हिप बोलते हैं। और दूसरा, अगर आप अनुपस्थित रहते हैं जिस दिन वोटिंग होना है, अनुपस्थित रहते हैं तो आपको 15 दिन के भीतर आपको अपने उस पार्टी के अध्यक्ष से क्षमा मांगनी पड़ती है, माफी मांगनी पड़ती है। अगर 15 दिन के भीतर आप मांग लिए और अगर आपका कारण बताओ नोटिस जारी होगा, अगर आपका रीजन सॉलिड लगा, अगर वैलिड लगा तब तो ठीक है, अदरवाइज आपको उस पार्टी का अध्यक्ष आपकी सदस्यता को रद्द कर देगा। अर्थात कहने का मतलब रद्द करने के लिए वो बोल देगा किसको, दल बदल कानून के तहत किसको, पीठासीन अधिकारी को। चौथा देखते हैं, चौथा क्या है, देखिए अगर मान लीजिए, इसको लिखते जाइएगा। चौथा ये बोलता है कि मान लीजिए कि कोई कांग्रेस और भाजपा के अलावा कोई निर्दलीय से खड़ा हुआ है, कोई ऐसा व्यक्ति जो निर्दलीय से खड़ा हुआ है, जैसे मैं बोल सकता हूँ ये पेन छाप है, मान लो पेन छाप, ऐसा तो नहीं होता लेकिन मान लीजिए बीजेपी है और एक कांग्रेस है, वो दोनों की अलग अलग उनके सदस्य होंगे, अलग अलग विधायक होंगे, अलग अलग सांसद होंगे। अगर मान लीजिए मैं राज्य की बात करूं या केंद्र, देखिए राज्य और केंद्र में सब चीज समान है, तो जैसा दल बदल कानून केंद्र के लिए होगा वैसी राज्य के लिए होगा, अलग नहीं है कुछ भी। तो मैं बात करता हूं, मान लीजिए लोकसभा में मैं चुनाव लड़ा और मेरे को पार्टी का टिकट नहीं मिला, कांग्रेस और जो भी राष्ट्रीय स्तर की जो भी पार्टी है उसका मेरे को टिकट नहीं मिला, तब मैं निर्दलीय के लिए चुनाव लड़ा। और मान लो मैं चुनाव लड़ा हूँ पेन छाप में, मान लीजिए एक एग्जाम्पल की बात है, क्योंकि मैं निर्दलीय हूँ। तो अगर मैं चुनाव जीत गया, उसके बाद मैं ये नहीं कर सकता कि मैं जाकर कांग्रेस को ज्वाइन कर लूं या भाजपा को ज्वाइन कर लूं। दोनों चीज में अंतर समझना। आप वहां पर दो चीज होता है, एक होता है, याद रखिए मैं यहीं पर बता रहा हूं, एक होता है गठबंधन करना और एक होता है विलय करना, दोनों में अंतर है। अगर मैं मान लीजिए मैं किसी निर्दलीय में अगर निर्दलीय चुनाव लड़कर अगर मैं निर्दलीय सदस्य बना हूं तो मैं उस किसी भी पार्टी के वो ज्वाइन नहीं कर सकता। अगर मैं मान लीजिए पेन छाप में अगर मैं खड़ा होकर जीत गया तो मैं किसी भी पार्टी को जाकर या कांग्रेस को या बीजेपी को या किसी भी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकता, अर्थात मैं उसमें विलय नहीं कर सकता, अपने आप को विलय नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन आप गठबंधन कर सकते हो। गठबंधन की स्थिति में आप उस पार्टी के सदस्य नहीं कहलाएंगे। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। जैसे बीजेपी है, बीजेपी आप बोलते हो एनडीए, देखते होंगे एनडीए की सरकार आप बोलते हैं, एनडीए की सरकार। एनडीए का मतलब होता है कि बीजेपी के अलावा अन्य कई पार्टियां जो उनसे गठबंधन की है, जिसमें निर्दलीय भी शामिल है।
और अब यूपीए पढ़ते होंगे। यूपीए का अर्थ होता है कि कांग्रेस के साथ साथ उसके अलावा कई अन्य पार्टियां भी उसमें शामिल है। तो अगर निर्दलीय सदस्य कोई चुनाव जीत जाए तो किसी राजनीतिक पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकता कि आप अब सरकार बीजेपी की है तो चलो बीजेपी के पास। अगर वो ऐसा करेंगे तो उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। तो उनकी वो क्या कर सकते हैं, अब जाइए गठबंधन कीजिए, लेकिन आप अभी भी पेन छाप के ही सदस्य कहलाएंगे, ना कि कांग्रेस या बीजेपी के सदस्य। समझ आ रहा है? ये हुआ चौथा पॉइंट। पांचवा देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ। अभी याद रखिए रिसेंटली अभी हमारे लोकसभा में और विधानसभा में एंग्लो इंडियन के पद को समाप्त कर दिया गया। ये लास्ट साल है जब हमारे यहाँ एंग्लो इंडियंस के पद रहेंगे। अगले साल से हमारे यहाँ एंग्लो इंडियन का पद नहीं रहेगा। जो लोकसभा में आप देखते थे 552 कुल सीट है, जिसमें से वर्तमान में 545 है। जो 7 सीट है वो पीओके के लिए छोड़ के रख दिया गया है कि जब भी पीओके हमारे कंट्रोल में आ जाएगा। अभी पीओके का अर्थ होता है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर। तो पाक अधिकृत कश्मीर जब भारत अधिकृत हो जाएगा तो बचे हुए 7 सीट को हम पीओके के लिए रख देंगे। इसीलिए टोटल लोकसभा सीट है 552, वर्तमान में है 545, जिसमें से निर्वाचित सदस्य है 543 और 2 होते हैं एंग्लो इंडियन, जिसको राष्ट्रपति मनोनीत करता है। लेकिन इस समय से मतलब अगले बार से, ये लास्ट समय है, अगले बार से एंग्लो इंडियन के पद को समाप्त कर दिया गया है लोकसभा में। और विधानसभा में प्रत्येक विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन होते थे, उसमें भी विधानसभा में भी एंग्लो इंडियन के पद को समाप्त कर दिया गया है। ये तो रही बात लोकसभा और विधानसभा की। लेकिन अगर आप देखेंगे राज्यसभा में और विधान परिषद में, यहाँ पर भी राष्ट्रपति के द्वारा 12 लोगों को मनोनीत किया जाता है। ये आप देखते होंगे मनोनीत किया जाता है 12 लोगों को, वो भी आपको पता है। उसके अलावा राज्यपाल के द्वारा भी यहाँ पर कई लोगों को मनोनीत किया जाता है आपके कहाँ पर, विधान परिषद में। तो अगर मैं बात करूं एंग्लो इंडियन की, अगर मैं बात करूं पांचवा एंग्लो इंडियंस की या मनोनीत किए हुए किसी भी व्यक्ति की, समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। अगर मैं बात करता हूं एंग्लो इंडियन की या किसी भी मनोनीत, जिसको आप नाम निर्देशित व्यक्ति बोल सकते हैं। नाम निर्देशित व्यक्ति कौन करता है? नाम निर्देशित राष्ट्रपति ही करेगा, ठीक। तो नाम निर्देशित व्यक्ति या एंग्लो इंडियंस, अगर ऐसे कोई विधान, अभी वर्तमान में अभी तो हुआ नहीं है ना, अभी हम उसी को पढ़ते हैं। अगर वो अगर वो लोकसभा और विधानसभा का में अगर वो एंग्लो इंडियन है या राज्यसभा में या विधान परिषद में वो मनोनीत सदस्य है, तो ऐसे सदस्य जो है वो 6 महीने के अंदर, समझ रहा मैं क्या बोल रहा हूं, ऐसे सदस्य 6 माह के अंदर किसी भी राजनीतिक पार्टी को या किसी भी पार्टी की सदस्यता को ग्रहण कर सकते हैं। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं। अगर राज्यसभा में या विधान परिषद में या लोकसभा में अगर विधानसभा में अगर कोई भी एंग्लो इंडियन मनोनीत व्यक्ति है, वो 6 महीने जीतने के बाद, जैसे चुनाव हुआ, चुनाव होने के बाद जैसे सरकार बनी, तो 6 माह के अंदर वो किसी भी पार्टी की सदस्यता को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर वो ज्वाइन कर लिए इस बीच में तब तो ठीक है, लेकिन याद रखिएगा अगर 6 माह के बाद, 6 माह के बाद अगर किसी भी राजनीतिक पार्टी को ज्वाइन करते हैं या उसकी सदस्यता लेते हैं, तो इनको एंग्लो इंडियन जो बने हैं या मनोनीत हुए हैं, इनकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। अर्थात अब ये ना तो सांसद रहेंगे एंग्लो इंडियन से बने हुए सांसद, ना तो मनोनीत सांसद रहेंगे। तो अगर उनको किसी भी पार्टी की सदस्यता को ज्वाइन करना है तो क्या करेंगे? 6 महीने से पहले, मतलब जब भी सरकार बनी है तो 6 महीने से पहले वो किसी भी राजनीतिक पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर वो 6 महीने के बाद करेंगे तो उसकी जो भी वो मनोनीत होकर, जैसे अगर आप एग्जांपल के लिए समझेंगे तो जैसे हम देखते हैं कि सचिन राज्यसभा में एक मनोनीत सदस्य थे जिसको राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया गया था। तो जिस दिन उनको मनोनीत किया गया, अगर मनोनीत करने के 6 माह के अंदर अगर वो मान लीजिए बीजेपी को ज्वाइन कर लेते तो उनकी सदस्यता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो सांसद बने ही रहते। लेकिन अगर वो 6 माह बाद बीजेपी को या किसी भी अन्य पार्टी को ज्वाइन कर लेते तो उनकी सदस्यता को रद्द कर दी जाती। ठीक, तो ये जो चीज मैं आपको बता रहा हूं 6 माह के अंदर वो ज्वाइन कर सकते हैं किसी भी राजनीतिक पार्टी को, ये संविधान में कहीं भी नहीं लिखा है। संविधान में केवल इतना ही लिखा है कि 6 माह के बाद अगर कोई भी एंग्लो इंडियन मनोनीत सदस्य किसी पार्टी को ज्वाइन करता है तो उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी।
तो ये कहीं नहीं लिखा है कि 6 महीने पहले क्या होगा। तो जब नहीं लिखा है तो हम हमेशा पॉजिटिव चीज ही लेते हैं, तो नहीं लिखा है तो ये माना गया कि 6 महीने के अंदर वो किसी भी राजनीतिक पार्टी को ज्वाइन कर सकता है। तो ये तो है कि आप इस जो दल बदल कानून के तहत कितने तरीके से अयोग्य घोषित किए जा सकते हो। अगर आप अपवाद देखेंगे, अभी हम देखे हैं कि कौन कौन से तरीके हैं कि किसी भी सदस्य की सदस्यता को रद्द कर दिया जाए, लेकिन अपवाद भी तो रहता है उसके साथ साथ। तो ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिससे किसी सदस्य की सदस्यता को रद्द नहीं कर सकते। तो पहला देखिए, पहला पीठासीन अधिकारी। अब ये पीठासीन अधिकारी कैसे आया भाई, अब इसको आप समझिए। जैसे मान लीजिए सबसे अच्छा एग्जांपल से समझा कीजिए। मान लीजिए लोकसभा का चुनाव हुआ, लोकसभा के चुनाव में मान लीजिए टोटल सीट है 545 एंग्लो इंडियंस को मिलाकर, अभी वर्तमान की बात कर रहा हूं मैं, जिसमें से एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि 350 सीट किसका है, बीजेपी का, एग्जांपल के लिए। और मान सकते हो कि 150 सीट किसका है, कांग्रेस का है, और बाकी का जितने बचे हुए क्या है, अन्य है। अब आपको समझना है कि अब यहां पर इसी लोकसभा में एक व्यक्ति आएगा जिसको आप बोलेंगे पीठासीन अधिकारी, और ये पीठासीन अधिकारी क्या कहलाता है, यही कहलाता है स्पीकर, लोकसभा का स्पीकर। और ये कैसे चुनकर आता है, ये आता है सामान्य बहुमत से, 50% + 1 से चुनकर आता है। अर्थात अगर सरकार का बहुमत लोकसभा में है तभी तो 50% से ज्यादा है, तभी तो उसकी सरकार की वहां पर सरकार का बहुमत है लोकसभा में। तो जब देखिए 545 में 350 सीट अगर बीजेपी का है तो स्वाभाविक सी बात है 50% + 1 ही तो हुआ। तो जब 50% + 1 है अर्थात इसकी पूरी की पूरी पार्टी है, तो अगर स्पीकर को बनाने के लिए 50% + 1 लग रहा है तो स्पीकर स्वाभाविक सी बात है किसका होगा, जो इसकी सरकार होगी उस सरकार का ही तो व्यक्ति स्पीकर बनेगा। और स्पीकर कौन बनता है, ये जो सदस्य है ना, जो अभी सांसद बने हैं, 500 जो बीजेपी में 350 सीट में जो सांसद बने हैं 350 के 350 में, उसमें कोई एक व्यक्ति क्या होगा, एक व्यक्ति बनेगा स्पीकर, एक व्यक्ति क्या बनेगा, स्पीकर बनेगा। तो जिसकी सरकार, वो सैद्धांतिक रूप से वही ही क्या होगा, उसी सरकार के ही सांसद, या आप राज्य में बोल सकते हैं उस सरकार के ही जो विधायक है वही क्या बनेंगे, आपके स्पीकर बनेंगे। तब यहाँ पर समस्या क्या होती है, ऐसी स्थिति में कभी भी कोई डिसीजन लेना हो तो ये किसका आदमी है, ये जो स्पीकर बने हैं वो सरकार का ही आदमी है। तो ये जब भी सरकार कोई डिसीजन लेगा या कोई भी बिल आएगा यहाँ पर, तो जो स्पीकर है वो किसके पक्ष में हमेशा फैसला सुनाएंगे, वो हमेशा किसके पक्ष में सुनाएंगे, सरकार के पक्ष में। ऐसा हम मान सकते हैं। इसीलिए हमेशा पीठासीन अधिकारी या जो बोल सकते हैं स्पीकर है, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, लोकसभा और विधानसभा। क्योंकि राज्यसभा में और विधान परिषद में याद रखिएगा, राज्यसभा की आप बात करते हैं तो उपराष्ट्रपति होता है वहां का स्पीकर, और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, ठीक है। तो वो अलग चीज है, उसको आप छोड़ दीजिए। तो अगर पीठासीन अधिकारी ही अगर इसका सदस्य रहते हुए अगर वो स्पीकर बन जाता है तो स्वाभाविक सी बात है वो सरकार के पक्ष में फैसला सुनाएगा। तो ये बोल दिया जाता है कि आप स्पीकर रहते रहते आपको अपनी सदस्यता से क्या देना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा। कि अब आप किसके सदस्य नहीं हैं, कि अब आप बीजेपी के सदस्य नहीं हैं। मैं क्या बोल रहा हूं अच्छे से याद रखिए, वो अभी भी सांसद हैं, अभी भी सांसद हैं, लेकिन अभी वो याद रखिएगा बीजेपी के सदस्य नहीं है या बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं है। सांसद रहते हुए वो स्पीकर बने हैं, लेकिन अगर वो अभी भी बीजेपी के सदस्य कहलाएंगे मतलब वो बीजेपी के फेवर में ही वोट करेंगे। इसीलिए स्पीकर को हमेशा अपने जो पार्टी है उसकी सदस्यता से इस्तीफा देना पड़ता है, ना कि अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है। और अमेरिका में याद रखिएगा, अमेरिका में उसको सांसद के पद से भी इस्तीफा देना पड़ता है। अर्थात अमेरिका में जो लोकसभा है वहां पर बैठा हुआ स्पीकर
सांसद नहीं रहता, वो कोई अन्य कोई मतलब बोल सकते हैं कोई अन्य व्यक्ति रहता है। लेकिन भारत में वो सांसद जरूर रहेगा, लेकिन अपनी पार्टी के सदस्यता से उसको इस्तीफा देना पड़ेगा। समझ आया ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ऐसा करने से ही ये कहा जाता है कि वो बायस्ड रहेगा, मतलब उसका झुकाव किसी एक पार्टी के तरफ पर किसी एक पार्टी पर नहीं रहेगा। क्लियर हो रहा है ये? तो अपवाद पीठासीन अधिकारी को अपने सदस्यता से, उस पार्टी के सदस्यता से इस्तीफा देना पड़ता है, ना कि सांसद के पद से। देखिए इसमें एक एक क्वेश्चन डीप में आता है संविधान में, अगर आप पढ़ेंगे तो। ठीक है। दूसरा अगर आप देखिए, दूसरा रीजन क्या है कि आपको अपवाद अर्थात अगर आपको अयोग्य या नहीं ठहराया गया ये, या फिर आप बोल सकते हैं कि आप योग्य रहे, तो दूसरा ऐसा क्या रीजन हो सकता है? जब राजीव गांधी की सरकार थी तब ये लाया गया 52वां संविधान संशोधन में कि आप 1/3 अगर सदस्य, कम से कम 1/3 है, तब तो आप जा सकते हो, नई पार्टी बना सकते हो या किसी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हो। इसमें भी समस्या थी। इसमें समस्या क्या थी कि मान लीजिए, माना कि बोल रहा हूँ कि 300 बोल सकते, या ऐसा मान लीजिए कि मान लो 60 सदस्य हैं किसी, मैं बोल सकता हूँ मान लीजिए कांग्रेस में 60 सदस्य हैं। तो अभी 52वां संविधान संशोधन के तहत क्या हो रहा था कि कम से कम 60 का 1/3 अगर मतलब 20 आया, कम से कम 20 सदस्य अगर किसी भी पार्टी को जाकर ज्वाइन करते या नई पार्टी बनाते तब तक वो जा सकते थे। लेकिन 20 को खरीदना बहुत आसान था, क्योंकि अगर मान लीजिए 60 है, जैसे मैं बोलूं बीजेपी को 15 सीट चाहिए। बीजेपी को कितना चाहिए? 15 सीट चाहिए सरकार बनाने के लिए। और कांग्रेस मान लीजिए सरकार में है, कांग्रेस पहले से क्या है, सरकार में है कांग्रेस। अब बीजेपी को चाहिए मान लीजिए 15 सीट बस एक्स्ट्रा चाहिए, 15 सीट अगर उसके पास आ जाए तो सरकार बना ले। तो बीजेपी अब यहाँ पर ये गेम खेलेगी कि 20 को मंत्री बनाने का ऑफर देगी बीजेपी कि आप आइए और हम 20 को मंत्री बनाएंगे अपने यहाँ। तो ये तो समस्या था ना। तो इसीलिए इन सभी समस्याओं को देखते हुए याद रखिएगा एक नया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ जिसको आप बोलते हैं 91वां संविधान संशोधन, और ये हुआ 2003 में। तो मैं इसको मिटा रहा हूं यहाँ पर। आप 91वां संविधान संशोधन याद रखना, अच्छे से समझिएगा। और यही अपवाद का दूसरा, याद रखिए दूसरा अपवाद है जिसमें 91वां संविधान संशोधन के तहत जो भी अपवाद था उसको इसमें शामिल किया गया। जैसे आप देखते हैं सेकेंड, आप देखेंगे इसी में है, दूसरा भी लिखा था मैं, 91वां संविधान संशोधन 2003। अब ये क्या है समझिए। अभी मैं बताया कि किसी भी दल का अगर कोई 1/3 सदस्य अपने सदस्यता को या अपने पूरे की पूरे पार्टी छोड़कर किसी दूसरे पार्टी में जाते तब तो ज्वाइन कर सकते थे। लेकिन 91वें संविधान संशोधन में क्या किया गया, 1/3 की संख्या को बढ़ाकर 2/3 कर दिया गया। अर्थात 1/3 की संख्या को बढ़ाकर 91वां संविधान संशोधन किया गया। और जैसे मैं बताया था 30 में से अब 1/3 अर्थात 10 सदस्य जा सकते थे। अब मान लीजिए, अभी मैं एक एग्जांपल बताया, 60 में से 91वें संविधान संशोधन पहले की बात कर रहा हूं मैं, 52वां संविधान संशोधन की बात कर रहा हूं। 60 के कितने सदस्य? 1/3। अब 20 सदस्य अगर जाते तो किसी भी राजनीतिक पार्टी को ज्वाइन कर सकते थे। अब यहाँ पर 20 को लालच दिया गया कि आप आइए हम आपको मंत्री बना देंगे, तब तो 20 आसानी से चले जाएंगे। तो नया दिमाग लगाया गया और एक नया संविधान संशोधन किया गया, 91वां संविधान संशोधन 2003। और इसमें कुल जो सदस्य हैं उसके 2/3 सदस्य अब इसको कर दिया गया। तो कितना हो जाएगा ये? अब 40 हो गया, 40 सदस्य। तो पहले आप 20 सदस्य को ले जाना आसान था, अब 40 को ले जाकर बताइए, 40 को ले जाकर बताइए। अब आप 40 को तो मंत्री बना नहीं सकते, 40 को तो आप मंत्री बना नहीं सकते ना कि हम 40 को मंत्री बनाएंगे। और ऐसा बनाया भी गया था यूपी में। जितने भी दल बदल करते थे, अपनी पार्टी में मिलाते थे, सबको कोई ना कोई क्या बना दिया जाता था,
मंत्री बना दिया जाता था। इसीलिए 91वां संविधान संशोधन का सबसे प्रमुख बात यह भी रहा कि कुल सदस्य संख्या का अब कुल सदस्य संख्या मतलब लोकसभा प्लस राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा, अगर आप राज्य की बात करें तो विधानसभा प्लस विधान परिषद। ठीक, तो कुल सदस्य संख्या का लोकसभा और राज्यसभा दोनों की बात कर रहा हूं। अगर मैं लोकसभा की बात कर रहा हूं तो 545 है, वर्तमान की बात कर रहा हूं और इसका क्या है 245 है। तो इसका विधानसभा का 15% से ज्यादा 15% से ज्यादा मंत्री परिषद, अर्थात मंत्री बोल सकते हैं आप इसको शॉर्ट में, मंत्री नहीं हो सकता प्रधानमंत्री और राज्य में तो सीएम को मिलाकर। समझ आ रहा है, प्रधानमंत्री व सीएम को मिलाकर। अर्थात अगर मैं बात करूं छत्तीसगढ़ में, तो छत्तीसगढ़ में कुल कितने विधानसभा सीट है 91, वर्तमान में 90 है, एंग्लो इंडियन को मिला के 91 भी आप 90 समझिए। तो 90 का 15% कितना हो रहा है? 90 का अगर आप देखेंगे तो 90 का 15% लगभग होता है 13 सीट। लगभग कितना होगा? 13 होगा। तो छत्तीसगढ़ में कभी भी 13 से ज्यादा मंत्री नहीं हो सकते। इसलिए वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कितने मंत्री हैं आप कमेंट करके बताइए। 13 से ज्यादा नहीं है, 13 से कम ही है। इसके पीछे का रीजन यही है कि ऐसे में मान लीजिए सबको लालच दे दिया जाता और दल बदल के तहत सब और जितने भी हमारे दल में मिलोगे हम सबको मंत्री बनाएंगे। तो मंत्री बनाओगे तो फोकटबाजी खर्चा होगा, जो आज भी हो रहा है। तो तिबल चौबल जितने गुना बना सकते हो, जितना मंत्री, आज एक मंत्री को कई सारे विभाग दे दिए जाते हैं। उस समय ऐसा था कि हर मंत्री को एक एक विभाग, क्योंकि लालच सबको देना है। ठीक, तो जो मैं बता रहा हूँ लोकतंत्र नहीं, वो क्या हो गया था, नोट तंत्र हो चुका था। तो इसी को बदलने के लिए याद रखिएगा 91वां संविधान संशोधन फिर से लाया गया। और 91वें संविधान संशोधन में क्या क्या किया गया? पहला किया गया कि 1/, जो दल बदल में के तहत 1/3 की संख्या को बढ़ाकर क्या कर दिया गया? 2/3 कर दिया गया। ठीक, अब लालच के लिए बचाने के लिए क्या किया गया कि आप मंत्री कुल सदस्य संख्या का अर्थात लोकसभा और राज्यसभा दोनों को मिलाकर आप 15% से ज्यादा नहीं रख सकते, और विधानसभा और विधान परिषद को मिलाकर आप 15% से ज्यादा नहीं रख सकते। और इस 15% में प्रधानमंत्री भी इंक्लूड है और सीएम भी इंक्लूड है। अर्थात ये ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री मतलब 15% प्लस प्रधानमंत्री या सीएम एक्स्ट्रा, नहीं, ऐसा नहीं है। तो जो 13 सीट होंगे छत्तीसगढ़ में, उसमें सीएम भी 13 के अंतर्गत आएंगे। आ रहा है समझ में? ये रहा 91वां संविधान संशोधन। तो अब यहाँ पर यह क्वेश्चन उठता है कि क्या दल बदल कानून को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है क्या? जी हाँ, बिल्कुल दे सकते हैं। इसके सबसे अच्छा रीजन है, आप समझिए कैसा, कि कहीं ना कहीं जो स्पीकर है वो भले ही अपनी पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी उसका जुड़ाव उस पार्टी से तो है, क्योंकि उसी पार्टी से ही वो क्या बना है? सांसद बना है। और उस सांसद बनने के बाद जब वो स्पीकर बना तो भले ही वो बीजेपी या कांग्रेस जिसका भी बना होगा वो अपनी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन उस पार्टी का मेंबर तो था ना। और याद रखिएगा, जैसे ही वो स्पीकर अपनी पार्टी, जैसे ही स्पीकर अब नहीं रहा, मान लीजिए स्पीकर रहा 5 साल, और जैसे ही वो स्पीकर के पद से, या बोल सकते स्पीकर अब नहीं रहा, तो जैसे ही वो स्पीकर के पद से इस्तीफा देगा तुरंत अपनी पार्टी को ज्वाइन कर सकता है, तुरंत। तो जब तक वो स्पीकर है तब तक वो तो पार्टी की सदस्य नहीं रहेगा, नोट करके लिख लीजिए। लेकिन वर्तमान में पार्टी का सदस्य नहीं है स्पीकर, लेकिन अपनी पार्टी से तो जुड़ाव है। सुबह डेली सुबह शाम नाश्ता चलता है, नाश्ता पानी प्रधानमंत्री के साथ, सीएम के साथ। तो ऐसी स्थिति में वो भले ही सदस्य नहीं है उस पार्टी का, लेकिन उस पार्टी से जुड़ा हुआ होने के कारण वो सरकार के फेवर में ही अपना फैसला सुनाएगा। और जब वो सरकार के फेवर में फैसला सुनाएगा तो दल बदल कानून के तहत जबरदस्ती
किसी की भी सदस्यता को निर्भर कर देगा, किसी की भी सदस्यता को अयोग्य या योग्य कर देगा वो। ठीक है, क्योंकि अंतिम फैसला केवल और केवल कौन लेता है, लोकसभा का या विधानसभा का स्पीकर या राज्यसभा का सभापति, ये सब देखिए। तो ऐसी स्थिति में अगर हमेशा सरकार के ही फेवर में वो फैसला सुनाता तो ये तो लोकतंत्र की हत्या हो गई। तो इसीलिए इस चीज को, इन चीजों को कम करने के लिए, इन चीजों में डर पैदा करने के लिए इसको न्यायालय में चुनौती दिया जा सकता है। अर्थात लोकसभा के स्पीकर कहीं का भी बोल सकते हैं, अगर स्पीकर दल बदल कानून के तहत किसी भी सदस्य की सदस्यता को या योग्य घोषित कर दे या अयोग्य घोषित कर दे। अगर सरकार का आदमी है तो योग्य करेगा, अगर वो सरकार का आदमी नहीं है तो अयोग्य करेगा, स्वाभाविक सी बात है। तो इस स्थिति में सरकार का आदमी हो चाहे मत हो या विपक्ष का नेता हो, वो डायरेक्ट याद रखिएगा, कोर्ट जा सकता है। तो दल बदल कानून के तहत क्या याद रखिएगा, दल बदल कानून के तहत स्पीकर के द्वारा या पीठासीन अधिकारी के द्वारा दिए गए निर्णय की क्या न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। हाँ, न्यायिक समीक्षा की जा सकती है दल बदल कानून को। ठीक है, तो मैं आपको इसका नोट्स अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। आप दल बदल कानून के तहत जितने भी डाउट होंगे आप मेरे व्हाट्सएप जो नंबर है 70054956 पर, आप उस पर इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी डाउट है आप उसमें भेज सकते हो। आप इसके क्वेश्चंस बनाइए, मैं टेलीग्राम चैनल पर दल बदल कानून से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस को डाल दूंगा। यकीन मानिए इतना पढ़ लीजिए, पूरा डिटेल है ये, इससे बाहर नहीं बनेगा। और एक एक चीज जो मैं आपको बताया हूँ, अगर समझ नहीं आया हो तो एक बार सुनिए, 2 बार सुनिए, लेकिन इसको आप डिटेल में आप इसको कवर कीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।